Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter number 10, whose title is Colonialism, Rural and Tribal Societies. First of all, we will know the meaning of this chapter name. Okay, chapter name is Colonialism. Hmm. Colonialism मतलब क्या होता है? Colonialism मतलब होता है जब कोई एक कंट्री हो और वो किसी दूसरी कंट्री काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे एक बार या तो सबसे पहले कॉलोनियलिज्म मतलब होता है जब कोई एक कंट्री बाकी सारी कंट्रीज को एक साथ अपने रूल में कर लेती है, उसको हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिज्म, राइट? जैसे जो ब्रिटिश था। हम्म, फिर इंग्लिश बोल सकते हैं। उन लोगों ने अपनी कंट्री से हमारी कंट्री पर राज किया, राइट? ऐसे अलग अलग कंट्रीज पे भी किया होगा मे बी। ओके। तो ऐसे मतलब एक कंट्री जब बाकी सारी कंट्रीज को रूल करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, राइट? नेक्स्ट वर्ड है रूरल। इज इट? ओके। रूरल। रूरल मतलब क्या होता है? रूरल मतलब होता है रूरल। रूरल मतलब होता है गांव। आप सब अपने गांव में जाते होंगे, राइट? विलेज। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्राइबल सोसाइटीज, राइट? ट्राइबल सोसाइटीज मतलब क्या होता है? ट्राइबल सोसाइटीज मतलब होता है ट्राइबल। तो राइटिंग डिफरेंट आ रही है, डोंट इट। ओके। तो ट्राइबल सोसाइटीज मतलब होता है अ, जैसे भाई यहाँ पे हमारे इंडिया में काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, राइट? जैसे कि बहुत सारी ट्राइब्स हैं। अभी हमें आगे यहाँ पर गिवन है ऑन पेज नंबर 117। जैसे मुंडाज हो गया, कॉन्स हो गया, राइट? वन गुजर्स, गाड़ीज, ठीक है। ऐसे ट्राइब्स जो मतलब अपने ही ट्रेडिशन को पुराने तरीके से वही वैसे अपने क्लोथ्स, फूड वही करते हैं अभी तक, उनको हम लोग कहते हैं ट्राइब्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट। You have already read in the previous chapter. You have already read in the previous chapter that establishment of East East India Company's rule in India was a long journey full of confrontations, struggles, battles, wars and diplomatic moves. इसका मतलब क्या होता है? देखें, हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो स्टैब्लिश कैसे हुआ, राइट? हमारी इंडिया में वो फुल ये बहुत लंबी जर्नी है, फुल ऑफ confrontations, struggles, battles, wars and diplomatic moves, right? तब अब मैं आपको एक एक का मतलब बता देती हूँ। कॉन्फ्रेंटेशंस मतलब होता है
आर्ग्यूमेंट्स, किसी कंट्री स्टेट के साथ हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रंटेशंस। नेक्स्ट स्ट्रगल्स, मतलब हमने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, राइट। और बैटल्स मतलब होता है लड़ाई, वॉर्स मतलब उससे भी बड़ा, जो बहुत बड़ा बैटल कह सकते हैं, वॉर्स। और डिप्लोमेटिक मूव्स मतलब चालाकी से जो, होशियारी से जो मूव्स लेने थे इंग्लिश को, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक मूव्स, राइट। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स एंड बिकेम आर मास्टर्स। जो इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो ट्रेडर्स थे, मतलब हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ के किंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और हमारी इंडिया में डिसयूनिटी है, तो उन्होंने धीरे धीरे हमारे मास्टर्स बन गए, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने कॉन्कर किया इंडिया फ्रॉम साउथ टू ईस्ट एंड देन हेडेड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब उन्होंने किस पैटर्न से किया इंडिया को कवर? सबसे पहले साउथ, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये साउथ है, राइट, यस। देन यहाँ पर बार बार हो नहीं रहा, चल चल। हम्म, जैसे कि हो गया यहाँ पे हो गया, अ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं आएगा, करते नॉर्थ। तो देखिए अभी यहाँ पर ये सबसे पहला साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। तो यहाँ पर साउथ से ईस्ट गए, ईस्ट से नॉर्थ, ऐसा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था हमारे इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, राइट। ओके, डिप्लोमेटिक मूव्स, द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स एंड बिकेम आर मास्टर्स। उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को साउथ से ईस्ट और फिर नॉर्थ को हेड करते हुए, हेडेड टू नॉर्थ, नॉर्थ के ऊपर पास चले गए, राइट, टू कॉन्कर इंडिया। धीरे धीरे वो हमारे, वो मतलब सुप्रीम पावर बन गई इंग्लिश, राइट, सबसे बड़ी पावर हो गई, ठीक है। देयर वॉज हार्डली एन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। बस ऐसे बहुत मतलब मुश्किल से ही कोई ऐसा एस्पेक्ट मिलता, ऐसा पार्ट मिलता होगा इंडियन इकोनॉमी का जो ब्रिटिश ने, जिसको अफेक्ट ना किया हो, राइट। ओके, अफेक्ट ना किया हो, ठीक है। Unlike the earlier rulers and invaders, the English totally shattered the traditional self-sufficient rural economy. जैसे कि जो पहले जो रूलर्स थे और इन्वेडर्स थे, जो द इंग्लिश टोटली शैटर्ड, जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने पूरी तरह से शैटर कर दिया ट्रेडिश ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशेंट रूरल इकोनॉमी, ठीक है। The economic exploitation of India by the British ruined the peasantry, uprooted the tribals, and destroyed Indian trade and handicraft. मतलब जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी, जो उन्होंने की थी इंडिया की, बाय द ब्रिटिश रूइंड द पीजेंट्री, जो पीजेंट्री थी उसको उसने पूरे रुइन कर दी, और अपरूटेड द ट्राइबल्स, ठीक है। और हमारे इंडियन ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को उसने पूरी पूरी तरीके से वो कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉलोनियल
agrarian policy and its impact, right? What's this? या तो इसका मतलब होता है कि ओके तो कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी मतलब होता है कि जो कॉलोनियल मतलब होता है जो मतलब मैंने आपको बताया था जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को रूल करती है। और एग्रेरियन मतलब होता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, राइट? यहाँ पे तो आ नहीं रहा। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर को हम लोग बोलते हैं एग्रेरियन पॉलिसी। अब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पॉलिसी और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हमारे ऊपर, राइट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, बिफोर द एडवेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, before the advent means before the beginning of East India Company, the rural life in India was simple and self sufficient. उसकी एडवेंट से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडवेंट से पहले जो द रूरल लाइफ थी यहाँ की, इंडिया की, वो बहुत सिंपल और सेल्फ सफिशेंट थी, राइट? जो द ब्रिटिश बॉट मैनी चेंजेस, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए। किसके फील्ड में? लैंड रेवेन्यू सिस्टम के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। सेकंड, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट्स, ठीक है? देयरफॉर जो द ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया कंपनी डिवाइज्ड वेरियस मेथड्स, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अपनाए टू इंश्योर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ताकि वो रेवेन्यू को मतलब various methods to ensure the collection of revenue from Indian territories, right? As the British Empire expanded, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बड़ा हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बड़ा हुआ, जो रेवेन्यू था जो ब्रिटिशर्स को मिला, वो और ज़्यादा होने लग गया। So much of the land revenue was the biggest source of income of the country. जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा वो था, क्या नाम है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, राइट? At this stage, land revenue settlements were introduced by the aim of legitimize the practice of economic exploitation. Therefore, Therefore, the zamindari system under the permanent settlement was introduced in Bengal in 1793 by Lord Cornwallis. Okay, तो ठीक है, इस स्टेज पर जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स था वो इंट्रोड्यूस हुआ था लेगिटिमाइज करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट? देयरफॉर इसी वजह से जो ज़मींदारी सिस्टम था वो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ इन बंगाल में बाय इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट? Large parts of South and West India were put under Ryotwari system, whereas Punjab, North West provinces and Awadh came under Mahalwari system. इसका मतलब होता है जो लार्ज पार्ट्स साउथ और वेस्ट इंडिया के जो थे वो रोतवारी सिस्टम के अंडर आए, एक सिस्टम में, मतलब है जैसे ज़मींदारी सिस्टम है वैसे भी रोतवारी सिस्टम था, और एक महलवारी सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस हुआ था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और अवध में, ठीक है? अब हम स्टडी करेंगे, लेट अस स्टडी इन ब्रीफ करेंगे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में, राइट? ओके, सॉरी। ओके,
हमने अब यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ज़मींदारी सिस्टम, जो परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम था, राइट। अच्छा हाँ, आप लोग मुझे बताइए, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम या फिर पीछे भी परमानेंट सेटलमेंट्स ऐसे वर्ड आया था, लाइन आई थी, इसका मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट्स मतलब होता है जो रूल ब्रिटिशर्स, मतलब उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स थे, जो रूल ब्रिटिशर्स ने बनाया, अगर वो बोलते हैं परमानेंट है, इसका मतलब वो रूल हमेशा तक चलेगा, राइट। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम पढ़ते हैं। एक हेरिडेटरी राइट था ज़मींदार्स का, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, या फिर ज़मींदारी बंदोबस्त भी बोलते थे, जो 1793 में हुआ था। किससे किसने किया था? लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, राइट, ओके। देवर मेड द ऑनर्स ऑफ लैंड, जो ज़मींदार होते थे वो लैंड के ऑनर रहते थे, और उन नहीं, जो ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑनर्स थे लैंड, और वो फोर्स करते थे पे करने के लिए 89% ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, जो ये क्या नाम है, हाँ, जमींदार्स थे वो ऑनर्स थे लैंड के, और वो उनको फोर्स किया जाता था 89% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना, और जो उनका खुद का शेयर था वो 11% था, राइट। ये सिस्टम है वो न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स को बर्थ दिया, ऑफ राजाज और तालुकदार्स, जिनको ज़मींदार बोलते थे, ठीक है। और उनके पास पावर थी कि वो किसी भी कल्टीवेटर को हटा सकते हैं, राइट, उसके सॉइल के ऊपर से, क्योंकि वो कुछ लोग मतलब नहीं दे पाते थे पेमेंट रेवेन्यू का, ठीक है। और वो इतने गंदे गंदे मेथड्स यूज़ करते थे टैक्स यूज़ करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ऑपरेसिव मेथड्स यूज़ करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और जो पीजेंट्स थे, राइट, वर कंपेल्ड टू टेक लोन्स, और उनको फोर्स किया जाता था लोन्स लेने के लिए फ्रॉम द मनी लेंडर से, ठीक है, टू पे अनपेड रेंट, ठीक है, विच मेड द लाइफ मिसरेबल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मैक्सिमम बेनिफिट वॉज वेंट टू द जमींदार्स, मैक्सिमम जो था वो तो ज़मींदार्स के पास था, क्योंकि उनके पास तो 11% था, बच रहा था, राइट। अब उनके पास तो 11% बच रहा था, तब वो धीरे धीरे पावर में आने लग गए थे, ठीक है। As the company could not claim on the increased income of zamindars as they fixed it permanently, they decided not to implement this system in the newly conquered territories. अब उनको लगा कि अब हम लोग ये जो इंक्रीज ज़मींदार्स की इनकम जो ये भी इंक्रीज हो रही है, और अगली बार से, और अब वो लोग इनको इस रूल को हटा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमानेंट था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग अब ये रूल और किसी पे जगह नहीं यूज़ करे, और किसी जो जो स्टेट्स कंट्रीज जो वो करेंगे कौन कर, उसमें ये रूल नहीं डालेंगे, राइट। नेक्स्ट सिस्टम उन्होंने किया था, जो क्या था, थॉमस म्यूनरो 1820 में, जो था रोतवारी सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में वो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, थॉमस म्यूनरो ने किया था 1820 में, ठीक है। बाद में इसका इफेक्ट बॉम्बे एरिया में भी हुआ था, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता था कि डायरेक्ट सेटलमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट, अच्छा, जो जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो खुद ही ब्रिटिशर्स को आके पैसे देते थे, राइट। एंड बिटवीन द गवर्नमेंट, जैसे कि कल्टीवेटर्स, द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टीवेटर, एंड इट वाज क्वाइट हाई, इसलिए उनके पास हाई हाई पैसा हो गया, क्योंकि आधा उनका थोड़ा सा पैसा या 11% उस पैसे का पहले तो ज़मींदार खा लेते थे, लेकिन इस सिस्टम में वो डायरेक्ट पैसे देते थे सीधा, जो कल्टीवेटर्स होते सीधा उसको उनको पैसे देते थे गवर्नमेंट को, राइट। रोतवारी सिस्टम के अंदर जो टैक्स है was not based on produce but on the potential of soil, ठीक है। अंडर द रोतवारी सिस्टम के अंदर जो टैक्स है was not based on the produce, ठीक है, बट लेकिन जो पोटेंशियल ऑफ सॉइल के ऊपर वो डिपेंड करता था। The roads were forced to pay revenue even when there were no crops due to floods, droughts, or
और एनी अदर नेचुरल क्लाइमेटी, मतलब जो रर्थ्स होते थे, ठीक है, वो फोर्स करते थे लैंड पे रेवेन्यू करने पे, और व्हेन देयर वर नो क्रॉप्स, और जब वहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती, ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट और एनी अदर नेचुरल क्लैमिटी, तभी भी उनको देना पड़ता था रेवेन्यू, राइट। नेक्स्ट है महलवारी सिस्टम। जो महलवारी सिस्टम होता था वो मॉडिफाइड वर्जन था ज़मींदारी सिस्टम का, जो इंट्रोड्यूस हुआ था हॉल्ट मैकेंजी ने, और 1822 इन गंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। इस सिस्टम में क्या होता था? A collective settlement was made. A group of villagers called महल, group of villagers जो महल होते थे उनको बोलते थे. Since the land, the forest and the pastures belonged to the village community, the villagers were jointly responsible for the payment of land revenue. ठीक है, it was levied on the produce of a महल. मतलब कि ना क्या होता था कि जो ग्रुप ऑफ विलेजर्स थे, जो महल थे, वो एक साथ इकट्ठा अपने अपने पैसे करते थे और फिर एक पर्सन को दे देते थे, तो फिर वो जो पर्सन है वो गवर्नमेंट को जाके दे देता था। उससे गवर्नमेंट का भी ये जो क्या नाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी काम इजी हो गया, क्योंकि उनको तो सीधा मतलब एक साथ सारा आता था पैसा, और उनको ज़्यादा रोहतवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम से मतलब उनको बाकी बाकी जगह जाना पड़ता था, इसमें तो उनको एक साथ मिल रहा है, राइट। जो महलवारी सिस्टम था वो प्रूव करता था बी अ कर्स फॉर द पीजेंट्स, ठीक है। जो महलवारी सिस्टम था वो एक कर्स था पीजेंट्स के लिए, वो पर सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ impoverishment, ठीक है, eviction from land and exploitation at the hands of moneylenders. The widespread resentment among the farmers of North India between 1830 to 1840 was one of the causes of the revolt of 1857, ठीक है। अब ये इविक्शन लैंड से इविक्ट कर देते थे फार्मर्स को, और एक्सप्लॉइटेशन होती थी बहुत ज़्यादा, मनी लेंडर्स के हाथों में थी, और जो वाइड स्प्रेड रेसेंटमेंट थी फार्मर्स के अगेंस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1830 टू 1840 वाज कॉजेज। क्या कॉज थे? रिवॉल्ट ऑफ 1857, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट। तो उसमें बताया था रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट। तो growth of commercial crops, we will read this in next video. With this, thank you so much and have a great day. Bye bye.